वेलकम टू पीसीएस एग्जाम गुरु। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा कि किस प्रकार महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किए और भारत पर राज्य स्थापित ना कर सका। भारत में मंदिरों का विध्वंसीकरण तो किया उसने, राजाओं को लूटा, भारत से धन संपदा लूट कर ले गया, लेकिन कोई भी तुर्क राज्य या इस्लामिक साम्राज्य स्थापित करने में असफल रहा। कौन? महमूद गजनबी। तो उसी श्रृंखला में आज हम देखेंगे कि उसी जो महमूद गजनबी के आक्रमण थे, उन्हीं आक्रमणों को किस प्रकार मोहम्मद गौरी ने भारत पर जारी रखा। तो उसमें हम आज देखते हैं उस समय हुआ क्या जब महमूद गजनबी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो जाती है। कब हो जाती है दोस्तों? 1030 ईस्वी में। तो ये जो गजनबी सल्तनत थी, यहाँ जो गजनबी राष्ट्र था, जो गजनबी साम्राज्य था, उस पर उसका बेटा जो मसूद था वो गद्दी पर बैठा। किसका बेटा? महमूद गजनबी का। तो महमूद की मृत्यु के बाद एक शक्तिशाली साम्राज्य का, अर्थात किसका? सजलूक साम्राज्य। किसका? सजलूक साम्राज्य का जन्म हुआ। तो सजलूक साम्राज्य में सीरिया, ईरान, इराक सभी शामिल थे। और इसी बीच खुरासान पर नियंत्रण के लिए, कहां पर? खुरासान पर नियंत्रण के लिए गजनबी में, किसमें? गजनबी में और सजलूकों में मुकाबला चल रहा था आपस में। तो इसी लड़ाई में, इसी मुकाबले में, इन्हीं एक मशहूर लड़ाई हुई महमूद गजनबी के बेटे मसूद के बीच में और सजलूकों के बीच में। तो उसमें क्या हुआ, महमूद गजनबी का जो बेटा था वो मारा गया, ठीक है, पराजित हो गया, और उसे पनाह लेने के लिए भागकर कहां आना पड़ा? लाहौर। कहां पर? लाहौर आना पड़ा। अब क्या होता है कि गजनबी साम्राज्य अब सिकुड़कर गजनी और पंजाब तक रह गया। ठीक है दोस्तों, गजनी और पंजाब तक रह गया, फिर ज्यादा बड़ा साम्राज्य नहीं रहा। अब गंगा के मैदान और राजपूताना में, कहां पर दोस्तों? यहां पर, ये जो गंगा का मैदान है और राजपूताना में, ये जो राजपूत राज्य दिख रहे हैं आपको, चौहान, तोमर्स और गहड़वाल, चंदेल्स, ठीक है, ये इन राज्यों में गजनबियों के लूट तो जारी जारी रही और छोटे छोटे हमले भी जारी रहे, लेकिन कोई भी, अब भारत में गजनबी इतने शक्तिशाली नहीं थे कि भारत में कोई इन राज्यों के विरुद्ध शक्तिशाली खतरा उत्पन्न कर सके। कौन? गजनबी। अब उसके बाद होता क्या है कि और इसी के साथ क्या हुआ, उत्तर भारत में अनेक नए राज्य पैदा हुए। जब गजनबियों की शक्तियां क्षीण हो गई तो उत्तर भारत में नए राज्य पैदा हुए। कौन कौन से? जैसे ये तो पहले से ही था, गुर्जर प्रतिहार, चौहान एक नया राज्य, चौहान जो राजवंश था, एक नया राज्य उठ के खड़ा हुआ। तोमर हुए, चंदेल हुए, गहड़बाल हुए और परमार्श हुए। इधर पाल पहले भी थे बंगाल में, आपको बताया था, कलचुरी भी थे। अब क्या होता है कि इन राज्यों को गजनबियों से कोई खतरा नहीं महसूस हुआ। अनेक बार इन्होंने भारत पर आक्रमण किए, तो गजनबियों के आक्रमण को नाकाम किया इन नए राज्यों ने, जो राजपूताना राज्य थे इन्होंने। अब क्या होता है, भारत की स्थिति क्या है उस समय? प्रतिहार साम्राज्य के विघटन के बाद उत्तर भारत में अनेक राजपूत राज्य अस्तित्व में आए, जैसे कन्नौज के गहड़वाल, ये दिख रहा आपको, यहां दिख रहा होगा गहड़वाल, और मालवा के परमार। कहां के? मालवा के परमार, ये बीच में सेंट्रल इंडिया में। और अजमेर के चौहान, ये जो चौहान वंश है, चहमान बोल दो या चौहान, ये, इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन था? चौहान वंश, क्योंकि ये सामने से ही पड़ते थे, इनकी सीमा सीधी लगती थी, सबसे पहले यही पड़ते थे अगर उत्तर पश्चिम से हमला हो, पश्चिमी एशिया से। अब इसके बाद भी देश में अनेक विभिन्न छोटे छोटे राजवंश भी पैदा हुए। कौन से? जबलपुर के आसपास कलचुरी राजवंश और बुंदेलखंड में चंदेल राजवंश। कहां पर? ये जबलपुर है, यहां पर कलचुरी, और बुंदेलखंड में चंदेल, ठीक है। गुजरात में चालुक्य, और दिल्ली में तोमर आदि बंगाल, ये जो आपको दिख रहा होगा दिल्ली में तोमर आदि बंगाल और पालों और सैनों के नियंत्रण में रहा। कन्नौज के गहड़वालों ने धीरे धीरे पालों को बिहार से हटा दिया, यहां से निकाल दिया। और अब क्या हुआ कि गहड़वाल शासक जो थे उस समय अपने चरम काल पर था, इसका जो राज्य था वो बढ़ रहा था। तो इन्होंने कहां तक फैलाया? मुंगेर से लेकर दिल्ली तक फैलाया। कहां से? यहाँ बिहार में जो मुंगेर है वहां से लेकर दिल्ली तक फैलाया, यहां से लेकर यहां तक फैला लिया। ये देखो आपको दिख रहा होगा। तो
गहरवाल शासक जो थे, इनका साम्राज्य बहुत विस्तृत हुआ इस युग में। और इस वंश का सबसे अगर महान शासक की बात की जाए तो इस वंश का सबसे महान शासक गोविंद चंद्र हुआ। और इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। कहाँ बनाया आपको पता होगा, जैसा कि आता है इसके बेटा जो जयचंद हुआ है उसके जो राजधानी है कन्नौज ही आप बोलते हो, सभी जानते हो कन्नौज। तो इसने, और दूसरी राजधानी की अगर बात की जाए तो इसने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई, वाराणसी में। आज के दौर के फारसी ग्रंथ गोविंद चंद जो हुआ गहरवाल वंश का शासक, इसको सबसे महान मानते हैं पूरे हिंदुस्तान का। और जो ये गहरवाल शासक हुए, इनको भी जो यहाँ से हमले हो रहे थे, गजनबी के हमले, इनका सामना करने के कारण इनको भी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। ठीक है, तो अब देखते हैं मोहम्मद गौरी आया, वो कैसे आया, क्या हुआ, तो आइए वो देखते हैं। तो मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम अगर देखा जाए तो सिहाबुद्दीन मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, जिसका जो शासन काल रहा, टाइम पीरियड रहा, वो रहा 1173 से 1208 ईस्वी के बीच में। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है अगर पूछा जाए तो हम कह सकते हैं कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक जो है वो मोहम्मद गौरी। ठीक है, और भारत में तुर्की राज्य, क्योंकि ये तुर्क था, तुर्कमेनिस्तान के ही शासक आए हैं जब तुर्की हमले अपन पढ़ रहे हैं, तो ये तुर्की राज्य का संस्थापक भी किसे कहा जाता है, मोहम्मद गौरी को। अब इसका वंश अगर देखा जाए तो महमूद गजनवी यामिनी वंश का अनुयायी था, और मोहम्मद गौरी किस वंश का अनुयायी था दोस्तों, संसवनी वंश। अगर इसके ओरिजिन, कंट्री ओरिजिन की बात की जाए, देश की बात की जाए, कि पूछ लिया जाए कि महमूद जो गजनबी के बाद मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया, उसका देश कौन सा था, तो तुर्कमेनिस्तान। और इसने अपनी राजधानी कहां बनाई, गजनी प्रदेश। तो हम देखते हैं इसने किस प्रकार अपनी राजधानी गजनी प्रदेश बनाई। आइए देखते हैं। तो मोहम्मद गौरी से पहले भारत पर मोहम्मद बिन कासिम महमूद गजनबी ने आक्रमण किए थे, परंतु उन्होंने भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित नहीं किया, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसने महमूद गजनबी के बाद मोहम्मद गौरी ने भारत पर किस प्रकार आक्रमण किए, और किस प्रकार इसने भारत में एक राजनीतिक उथल पुथल ला दी, किस प्रकार भारत की राजनीति में एक अलग लहर दौड़ी मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद, तो हम देखते हैं। आइए, अब ये जो मोहम्मद गौरी आया भारत में, इसने सर्वप्रथम क्या किया, ये जो सजलूक साम्राज्य था यहां से इनका राज्य स्थापित था, सजलूकों ने अपना इधर स्थापित कर लिया था। उसके इसके जो ये दिख रहा आपको, ये वाला एरिया दिख रहा होगा यहाँ से अफगानिस्तान, और इधर वाला मध्य अफगानिस्तान, यहाँ पर गजनी प्रदेश हुआ करता था। तो गौर भी था यहीं कहीं। तो गौर पर इसके बड़े भाई गयासुद्दीन का राज हुआ। तो उस समय फिर क्या हुआ, तो गयासुद्दीन ने बहुत सारी जगह को जीता, और वहां से संसबनी वंश का शासन शुरू हो गया, और अपने छोटे भाई को किस प्रकार राजा बनाया ये भी हम देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि संसबनी वंश का उदय कैसे हुआ। तो 1030 ईस्वी में महमूद गजनबी की मृत्यु के पश्चात उसके द्वारा स्थापित बृहद साम्राज्य का विभाजन छोटी छोटी रियासतों के रूप में हो गया। आपको बताया था जो ये यहाँ पर पहले महमूद गजनबी का ही राज्य होता था पूरा इतना, उसके बाद में छोटी छोटी रियासतें आ गई। अब गजनी प्रदेश जो था वहां पर तो यामिनी वंश का ही शासन रहा, लेकिन वहां पर उसी के पास में स्थित गौर पर गूंज शाखा का अधिकार हो गया। ठीक है दोस्तों, गूंज शाखा का अधिकार हो गया। अब जो गौर प्रदेश था या साम्राज्य था, वहां पर किसका अधिकार था, संसवनी वंश का। तो उसी समय की बात है कि जब ये गौरियों की शक्ति कैसे बढ़ी, तो हम देखते हैं, अगर हम इतिहास की ओर देखें, इतिहास में मिलता है एक एक ऐसा कहानी कह लीजिए, या ऐसा इतिहास में वर्णन मिलता है कि 12वीं सदी के मध्य में तुर्क कबीलों की एक और समूह ने, जिनमें कुछ बौद्ध थे तो कुछ बहुमूर्ति पूजक थे। ठीक है, सजलूक तुर्कों की शक्ति को दिखाया था आपको मैंने, ये जो इतना एम्पायर खड़ा किया सजलूकों ने, इसकी शक्ति को छिन्न भिन्न करके रख दिया। अब इस काल में क्या हुआ, दो नई शक्तियां
दो नई शक्तियों को प्रमुखता प्राप्त हुई, किसको? सजलूकों को और गौरियों को। अब ईरान में केंद्रित जो हुआ ख्वारिज्म साम्राज्य, आपको बताया था मैंने पहले भी, जैसे कि तो जो ईरान में केंद्रित था कौन सा? ख्वारिज्म साम्राज्य। यहां पर क्या हुआ? सजलूक ही रहे, ठीक है। और गौर जो कि उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान में था यहां पर, ठीक है, उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान में जो गौर साम्राज्य था, वहां पर गौरी आरंभ में गजनई के मातहत थे, मतलब गौरियों का राज हुआ करता था वहां पर। क्या? और जल्द ही उन्होंने उसका जुआ उतार फेंका, मतलब पहले ये अधीन थे किसी के, उसके बाद में स्वतंत्र हो गए। अब गौरियों की शक्ति सुल्तान अलाउद्दीन के काल में बहुत अधिक बढ़ी। जो अलाउद्दीन हुसैन शाह था, उसके काल में गौरियों की शक्ति बहुत बढ़ी, जिनमें जिसने मतलब किसने? जिसने जहां सोज यानी कि दुनिया को जलाने वाला की उपाधि प्राप्त की। मैंने आपको बताया जैसा कि सुल्तान अलाउद्दीन जो हुआ यहाँ पर, उसके साम्राज्य में, उसके शासन काल में इनकी शक्ति बढ़ी थी। अब इसने किसकी उपाधि धारण की? जहां सोच धारण की। क्या इसको इतिहासकार ही जहां सोच कहते हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गजनी में इसके जो भाई थे वो एक बार पहुंच गए होंगे कभी, तो उनके साथ किए गए दुर्व्यवहार का बदला लेने के लिए उसने गजनी को तहस नहस करके फूंक डाला। 7 दिनों तक उसने वहां पर लूटपाट की घेर लिया। उसको गुस्सा आ गई। जो अलाउद्दीन हुसैन शाह था, जो कि महमूद गजनबी के एक उत्तराधिकारी हुआ बहराम शाह, इसने गौर प्रदेश के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह के दो भाइयों की हत्या करवा दी, ठीक है। अब इससे गुस्सा, मतलब इससे बहुत ही नाराज होकर कह लीजिए आप, तो नाराज होकर इसने क्या किया? अलाउद्दीन हुसैन शाह ने गजनी पर हम चढ़ाई कर दी, और वहां 7 दिनों तक भयंकर लूटपाट। दोस्तों आपको बताएं कि 7 दिनों तक पूरे गजनी साम्राज्य को, पहले से ही गजनी कमजोर हो चुका था, छोटी सी जगह में स्थापित राज्य रह चुका था। अब वहां पर इसने हमला किया और घेर लिया पूरे साम्राज्य को, और इसने 7 दिनों तक पूरे राज्य में लूटपाट की और गजनी प्रदेश को पूरी तरह से जला डाला। दिख रहा होगा आपको। और अलाउद्दीन हुसैन शाह को इसी घटना के बाद, इसी घटना के उपलक्ष्य में जहां सोज अर्थात विश्व दाहक की उपाधि प्राप्त हुई, ये प्रश्न पूछा जाएगा, इसीलिए मैंने इसको यहां पर रखा है। तो अब देखते हैं आगे क्या हुआ। 1773 में तुर्कमेनिस्तान का स्वरूप क्या था? तो 1773 में तुर्कमेनिस्तान जो था, वह उस समय, यह घटना 12वीं सदी के मध्य की है, ख्वारिज्मी साम्राज्य की बढ़ती ताकत के बाद। क्या हुआ कि 1173 ईस्वी में गौर प्रदेश का शासक संसबनी वंश का गयासुद्दीन बना, तो उसने गजनी प्रदेश पर भी अधिकार कर लिया। जैसा कि हमने आपको बताया था कि दो नई शक्तियों का उदय हुआ था, सजलूकों का और गौरियों का। तो गौरी साम्राज्य उभर कर सामने आया, और ख्वारिज्म साम्राज्य। जब सजलूकों की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई, तो दो नई शक्तियां आई, कौन सी? ख्वारिज्म साम्राज्य और गौरी साम्राज्य। अब यहां पर गौरी का जो प्रथम शासक बना, जो गौरी सल्तनत जो हुई, गौरी साम्राज्य हुआ, वहां का प्रथम शासक कौन बना? गयासुद्दीन। और यह किस वंश का अनुयायी था? अगर आपको दिख रहा हो स्लाइड में, तो संसवनी वंश का अनुयायी था। अब इसने क्या किया? कहां का शासक बना था? पहले गौर प्रदेश पर। इसने भी वही शुरुआती सुल्तानों की, यहाँ जो मध्य एशिया के सुल्तान हुए उनकी प्रसारवादी नीति पहले से ही रही है, तो इसने भी गजनी प्रदेश पर अधिकार कर लिया। अब गयासुद्दीन ने क्या किया? तुर्की। अब आप पूछोगे कि ये तो गयासुद्दीन बना, तो मोहम्मद गौरी कैसे शासक बना, कैसे सुल्तान बना? तो हम अगर इतिहास में देखें तो हमें देखने को मिलता है कि गयासुद्दीन ने तुर्की जनजाति परंपरा का पालन करते हुए अपने छोटे भाई मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी को अपना नया विजित प्रदेश, यानी कि कौन सा विजित प्रदेश? गजनी प्रदेश, इसका शासक नियुक्त कर दिया। अब भारत में मुस्लिम साम्राज्य का स्थापनाकार मोहम्मद गौरी, इसका वास्तविक नाम अगर देखा जाए तो इसका वास्तविक नाम मोहम्मद बिन साम था। इसने क्या किया? मोहम्मद गौरी 1173 में गजनी का शासक बना, ठीक है। मोहम्मद गौरी संसवनी वंश का अनुयायी था, इसके बारे में ये फैक्ट्स हैं, याद रखना आप लोग। तो गौरी साम्राज्य का विस्तार उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान में था। अगर देखा जाए कहां पर था, आपसे पूछ लिया जाएगा कि गौरी साम्राज्य का विस्तार कहां था, तो उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान में था, ठीक है। अब देखें
कैसे गौरियों ने भारत की ओर आक्रमण करने का प्रयास किया। तो उस समय हुआ क्या दोस्तों कि 12वीं सदी के मध्य में ख्वारिज्मी साम्राज्य की बढ़ती ताकत ने, किसने, ख्वारिज्मी जो साम्राज्य हुआ, कौन सा साम्राज्य, ये आपको दिख रहा होगा, ये ख्वारिज्मी साम्राज्य, इसकी जो बढ़ती हुई ताकत थी, इसने गौरियों की मध्य एशियाई महत्वाकांक्षा, अब ये गौरी चाह कर भी इधर नहीं जा सकते थे क्योंकि इन्होंने घेर रखा था पूरे इधर इधर से, ये यहाँ अपना प्रसार करना चाहे तब भी नहीं कर सकते थे क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली थे, तो इन्होंने इसको रोक के रखा। अब ख्वारिज्म के शाह ने, जो शाह हुआ, एक सुल्तान हुआ, उसने खुरासान जो कि पूर्वी ईरान था, जो दोनों के बीच की लड़ाई का जड़ था, जल्द ही जीत लिया। किसने, इसने जीत लिया, ख्वारिज्म साम्राज्य ने। अब इसके चलते गौरियों को प्रसार के लिए दोस्तों भारत ही दिखा और कुछ नहीं दिखा। इन्होंने सोचा कि अब यार यहाँ तो जगह नहीं बची है तो कहाँ चलें, भारत में, क्योंकि इधर जा नहीं सकते तो इधर इधर आने लगे, अपने इंडिया की तरफ बढ़ने लगे। ठीक है, अब किस प्रकार बढ़े तो ये भी हम देखते हैं। तो मोहम्मद गौरी का अगर आक्रमणों की बात की जाए, मोहम्मद गौरी ने इतना बड़ा साम्राज्य जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, मोहम्मद गौरी ने किस प्रकार भारत पर आक्रमण किए, कब से कब तक किए, और किस प्रकार कितने आक्रमणों के मध्य में इतना बड़ा साम्राज्य जो एम्पायर था उसको बड़ा खड़ा किया या फिर फैलाया, इतना बड़ा दिख रहा है आपको, हाईलाइट किया है मैंने। तो मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में, कब, 1175 से 1206 के बीच में भारत पर अनेक आक्रमण किए। कहां पर, भारत पर, ये आपको दिख रहा होगा, ये अपना भारत है, यहां पर अनेक आक्रमण किए और भारत में मुस्लिम राष्ट्र की स्थापना की। तो दोस्तों जैसा हमने पहले भी वीडियो में देखा है कि महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण तो किए और भारत को जीता भी, भारत के अनेक राज्यों को जीता, राजवंशों को तहस नहस किया और मंदिरों का विध्वंस भी किया, लेकिन भारत में एक सफल मुस्लिम राष्ट्र की स्थापना न कर सका। किसने किया और यह काम किसने कर पूरा किया, इसका श्रेय किसे जाता है, तो इसका श्रेय अगर देखा जाए तो मोहम्मद गौरी जो था उसको जाता है। इसने भारत पर आक्रमण भी किया और भारत में मुस्लिम राष्ट्र की स्थापना भी की। गौरी का भारत की तरफ रुख कैसे हुआ ये भी हमने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि ख्वारिज्म जो साम्राज्य था उसने इनको रोक रखा था, वो उधर बढ़ नहीं सकते थे, ये लोग ये उधर बढ़ नहीं सकते थे, तो इनको एक ऑप्शन दिखा कि भारत की ओर चलो, वहीं साम्राज्य विस्तार करते हैं, प्रसारवादी नीति अपनाते हैं। तो मोहम्मद गौरी ने अपनी सारी शक्ति भारतीय क्षेत्र के तरफ प्रसार में लगाई, जबकि गयासुद्दीन का ध्यान जो हुआ, मतलब जो इसका बड़ा भाई था वह भारत नहीं आया, उसने भारत पर आक्रमण भी नहीं किया, उसका ध्यान कहाँ रहा, मध्य एशिया की तरफ ही केंद्रित रहा। कहां पर दोस्तों, मध्य एशिया की तरफ ही केंद्रित रहा। ये जो गौर साम्राज्य में इसका शासन चल रहा था गयासुद्दीन का, वो वहीं पर रहा। अब देखते हैं मोहम्मद गौरी ने अफगानिस्तान से किस प्रकार करामातियों से जीत की। जो करमातिये हुए यहाँ के, आपको दिख रहा होगा कि जो ये मुल्तान और उच्च है, यहाँ पर एक करमातिये राज्य हुआ करते थे पहले। तो यहाँ से चला, गजनी प्रदेश से, ये कहाँ से चला, यहाँ से आपको दिखाते हैं, हम थोड़ा हाईलाइट करते हैं और फिर देखते हैं। तो गजनी से चला, गोमल दर्रा पास करते हुए, गोमल जो दर्रा है उससे निकल के इधर आया मुल्तान और उच्च। कहां पर आया, मुल्तान और उच्च। यहां पर इसने जो करमातिये हुए, कौन, करमातिये, इनसे जीत प्राप्त की। तो मोहम्मद गौरी ने अफगानिस्तान से गोमल दर्रे को पार करते हुए वर्तमान क्या प्राप्त करते हुए क्या किया, सॉरी, मोहम्मद गौरी ने अफगानिस्तान से गोमल दर्रे को पार करते हुए, प्राप्त करते हुए क्या, पार करते हुए मुल्तान तथा उच्च पहुंचकर सर्वप्रथम गौर वंश के शत्रु गजनवी वंश के जो करमातिये हुए उनसे 1175 ईस्वी में वर्तमान में पाक अधिकृत पंजाब, दिखाते हैं आपको, जो ये पाक अधिकृत पंजाब है इसको जीत लिया। मुल्तान और उच्च पहुंचा और यहां पर उसने शुरू कर दिया अपना, मतलब
1175 से शुरू हो गया है, ध्यान देना दोस्तों। इसने बस आक्रमण करने की योजना बनाई और शुरू भी हो गया। ये आ गए उसके सैनिक और भारत की तरफ उसने रुख कर लिया है। अब देखते हैं, करमातियों से जीता, फिर उसके बाद किससे जीता वो भी देखते हैं। तो सुमरा वंश से फिर जीत किया। किस प्रकार सुमरा वंश से इसने जीत की? तो मोहम्मद गौरी ने 1182 ईस्वी में सिंध के निचले भाग पर शासन कर रहे। कहां पर? ये जो सिंध प्रांत है यहाँ पर, इसके निचले भाग में यहाँ पर शासन कर रहे सुमरा वंश के शासक को अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। फिर करमातियों से जीत के पश्चात मोहम्मद गौरी ने बोलन या खैबर दर्रे से पंजाब के रास्ते में भारत प्रदेश प्रवेश करने की बजाय, कहां से? बोलन या खैबर दर्रे से पंजाब के रास्ते भारत में प्रवेश करने की बजाय गोमल दर्रे से होते हुए गुजरात के रास्ते भारत में प्रवेश करने का निर्णय लिया। अब देखो दोस्तों, मोहम्मद जो गौरी था उसने ये जीत लिया मुल्तान और उच्च, अब इसके कब्जे में था। वो अगर चाहता तो यहां पर जो बोलन दर्रा है, ये जो बोलन दर्रा आपको दिख रहा होगा, मैंने आप पहले ही हाईलाइट किया, यहां से चलता गजनी से, ऐसे ही आता, ऐसे आता, ऐसे आता और यहां से घुस जाता। लेकिन ये यहां से नहीं घुसा। इसने क्या सोचा? इधर से चलते, कहां से? गोमल और खैबर दर्रा से पास करते हुए किस प्रकार गुजरात के रास्ते में भारत प्रवेश करने का निर्णय लिया। ये जो गुजरात आपको दिख रहा है, इसके रास्ते भारत में प्रवेश करने का इसने निर्णय लिया। पंजाब में घुस के नहीं आया। अब वहां से आया तो देखते हैं किस प्रकार क्या होगा इसका। तो 1178 में गुजरात पर चालुक्य वंश के शासक, अब मजा आएगा, जब मोहम्मद गौरी को पहली बार भारत से हार का मुंह देख के जाना पड़ेगा और किस प्रकार भागता है ये भी आप देखते हैं। आइए देखें। तो 1178 में क्या हुआ? गुजरात पर चालुक्य वंश के शासक भीम द्वितीय यानी कि मूलराज द्वितीय का शासन था। अब शासन की बागडोर, ये थोड़ा जो शासक था छोटा रहा होगा या फिर अल्पायु होगा या फिर उसको शासन संबंधी इतना ज्ञान नहीं था, तो शासन की बागडोर उसकी मां, ध्यान देना ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इतिहास की दृष्टि में पूछा जाने वाला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। लोग बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि बागडोर उस समय किसके हाथों में थी? तो उसकी मां नायका देवी। कौन? नायका देवी। ये लो हाईलाइट कर दिया मैंने, ठीक है। नायका देवी था, थी सॉरी, नायका देवी के हाथों में बागडोर थी शासन की। तो अब क्या होता है, अब देखते हैं। मोहम्मद गौरी आया, उसने सोचा दो दो जगह जीत गया तो यार अब तो हम ही हम हैं, चलो चलते हैं। तो 1178 ईस्वी में उसने भारत पर गुजरात के नेहरावाला पर चढ़ाई की। 1178 से 1179 ईस्वी तक का समय था, यह महत्वपूर्ण समय रहा मोहम्मद गौरी के लिए, क्योंकि इसको इसी समय हार का जो स्वाद था वो चखा। तो गुजरात के नेहरावाला पर चढ़ाई की, परंतु नेहरावाला युद्ध में गुजरात के चालुक्य वंश के शासक, आपको पहले अभी हम बता चुके हैं कि, क्योंकि क्या हुआ दोस्तों, भारत में बहुत बार आक्रमण हुए विदेशी, हार भी जाते थे यहाँ के शासक। अब जब आदत ही पड़ गई थी युद्ध करने की, तो फिर सेना का नेतृत्व भी करने लगे, सैनिक सामर्थ्यता भी आ गई भारत के राज्यों में। अब क्या हुआ, नेहरावाला युद्ध में गुजरात के चालुक्य वंश के शासक भीम द्वितीय की सेना, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नायका देवी, जो कि उसकी मां थी, से आबू पर्वत के समीप बुरी तरह से पराजित हुआ। और गुजरात की पराजय भारत में मोहम्मद गौरी की प्रथम पराजय थी, और मोहम्मद गौरी जान बचाकर भाग निकला। यहां से युद्ध हुआ, भयंकर तबाही हुई और यहां पर मोहम्मद गौरी की सेना काई की तरफ फट गई, भागने लगी, और मोहम्मद गौरी स्वयं जान बचाकर भाग निकला। बचकर जब भाग निकला तो घर में जाके सोचा, वहां पे अपने गौरी पहुंच गया, फिर सोचा कि यार बहुत खुदा का लाख लाख शुक्र है कि हमारी जान बच गई। अब क्या किया जाए, ये हमने भारत पर आक्रमण किया और पहली बार में ही मुंह भरा हो गए, मुंह की खानी पड़ी।
अब इसने क्या किया, सोचने लगा कि मोहम्मद गौरी को अपनी गलती का एहसास हुआ तथा उसने पंजाब के रास्ते से भारत में अभियान करने का निर्णय लिया। बोले उधर उस रास्ते नहीं चलेंगे, जिस गली में भीमदती और उसकी माँ नायका देवी रहती है, उस गली से हम जाना छोड़ देते हैं। अब चलते कहां से, पंजाब के रास्ते चलेंगे, सोच रहा है मोहम्मद गौरी। देख रहे हो आप। तो नेहरावाला की पराजय के उपरांत गौरी ने यह महसूस किया कि भारत को जीतने के लिए पंजाब को आधार बनाना आवश्यक है, क्योंकि महमूद गजनबी ने भी पंजाब को आधार बनाया था। इसीलिए उसने भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने दोबारा पूरी तैयारी के साथ अब की बार क्या करेगा, 1186 ईस्वी में खुसरो मलिक से गौरी ने लाहौर जीता और 1189 ईस्वी में पेशावर एवं 1190 ईस्वी में संपूर्ण पंजाब को गौर साम्राज्य का अंग बना लिया। किसने, मोहम्मद गौरी ने। ये देखो, ये इसका राज्य स्थापित हो गया। अब पंजाब को जीतने के पश्चात गौरी के राज्य की सीमाएं दिल्ली, ये आपको दिख रहा होगा वर्तमान दिल्ली, और यहां पर जो चंदेल वंश, सॉरी चौहान वंश था, ये जीतने के बाद का मैप है, लेकिन यहां पर जो चौहान वंश था उससे अजमेर के चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय अब दोस्तों नाम आया है, जिसका आपको इंतजार होगा कि किस प्रकार पृथ्वीराज का मोहम्मद गौरी के साथ आक्रमण हुआ, किस प्रकार उसका युद्ध हुआ और मोहम्मद गौरी ने तराइन के मैदान में बहुत भयंकर हार का सामना किया। किस प्रकार पृथ्वीराज चौहान जो भारतीय शक्ति के रूप में उभरकर सामने आए, उन्होंने मोहम्मद गौरी को मात दी। तो इसी के राज्य से चौहान वंश जो हुआ अजमेर का, उनके राज्य से जो पृथ्वीराज शासक हुए, इनका मूल नाम अगर देखा जाए तो राय पिथौरा, इनके राज्य से इसकी सीमाएं लगने लगी। गौरी ने भी एड़ी चोटी का जोड़ लगाया और साम्राज्य भी जीता, ऐसा कह नहीं सकते, लेकिन जीता तो, और बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया इसने। पहले बहुत छोटा सा था, फिर उसने बहुत बड़ा कर लिया। अब अब देखें, अगर देखें तो किस प्रकार मोहम्मद गौरी को भारत में पृथ्वीराज चौहान ने पीट पीट के वापस गजनी पहुंचा दिया। तो ये सब देखने के लिए हमको थोड़ा सा वेट करना होगा और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, क्योंकि ये जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच का युद्ध है बहुत ही घमासान युद्ध है और इतिहास का एक बहुत ही चर्चित युद्ध है, जिसका सभी को इंतजार रहता है सुनने के लिए कि किस प्रकार पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ तराइन के मैदान में। किस प्रकार उन्होंने गौरी को हराया पहले, फिर उसके बाद में किस प्रकार मोहम्मद गौरी ने पुनः दोबारा अच्छी रणनीति के साथ पृथ्वीराज चौहान को हराया। तो इसे देखने के लिए, इसे पढ़ने के लिए बने रहिए पीसीएस एग्जाम गुरु के साथ, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स जरूर कीजिए, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिले आपको वीडियो जो टॉपिक रहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट आपके समक्ष पेश करने के लिए। तो बने रहिए पीसीएस एग्जाम गुरु के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेलकम वेलकम वेलकम।